गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की टॉपिक ट्रांसपैरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की सीरीज के अंतर्गत आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन। इससे पहले ट्रांसपैरेशन के टॉपिक को 3 पार्ट्स में हम पहले से पढ़ चुके हैं, जहां पर ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया के बारे में हमने समझा, इसकी मैकेनिज्म के बारे में समझा, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के बारे में समझा, और जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर जो है ये ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, जिसकी वजह से पादपों में यह ट्रांसपायरेशन जैसी प्रक्रिया संपन्न। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन की पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद एक चीज जो नोटिस में आती है वह यह है कि ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया जो है इससे पादपों को जल जो है इसकी हानि हो रही है, यानी वाटर लॉस जो है यह हो रहा है। और कुछ पादपों में तो यह पानी की जो हानि है यह 90% तक हो जाती है, यानी पादप जितनी अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व करते हैं उसका करीब 90% पार्ट जो है यह ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो है यह इसका नुकसान हो जाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो पादपों को पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। हमें पादपों के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ता है या सिंचाई करनी पड़ती है ताकि प्लांट्स जो है इन्हें पानी मिल सके और प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। लेकिन एक दूसरा पहलू यह कहता है कि इस अब्जॉर्ब्ड जो वाटर है इसका 90% पार्ट जो है यह वेस्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है 90% पार्ट जो कि ट्रांसपैरेशन के द्वारा जो है वापस वाष्प के रूप में पर्यावरण में चला जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट जो है इसका चूंकि उपयोग नहीं कर पा रहे तो प्लांट ने उसको वेस्ट कर दिया। और बहुत से पादप ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत सारे अडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं, और इन अनुकूलन के द्वारा ये जल का जो ट्रांसपायरेशन होता है उसे कम करने का प्रयास करते हैं। ये डिफरेंट अडेप्टेशंस जो है, जैसे कि आप रेगिस्तानी आवास के पौधे देखते हो, उन सभी के अंदर ट्रांसपायरेशन को रोकने किसी में मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, किसी के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, किसी के अंदर वैक्स की लेयर पाई जाती है, किसी में स्टोमेटा जो है ये पत्तियों के अंदर धसे हुए स्तन स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत से एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा ट्रांसपायरेशन की दर को कम करने का प्रयास किया जाता है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जैसे मांसल पौधे, सुकुलेंट प्लांट्स है, उन सभी के अंदर दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन हो ही नहीं, और रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारे एडेप्टेशन प्लांट डेवलप कर रहे हैं ताकि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया को कम किया जा सके। तो एक सामान्य व्यू से अगर देखा जाए तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया की वजह से जल की हानि होती है और इसके लिए पादपों को बहुत सारे अनुकूलन भी विकसित करते हैं। तो इन सभी को देखने के बाद हमारे मन के अंदर 2 सवाल उत्पन्न होते हैं कि ये पादप जो है ये ट्रांसपायरेशन के दौरान इतनी अधिक मात्रा में जल की हानि क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि पादपों के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में जल की हानि की जाती है, इसको वेस्ट किया जाता है? दूसरा सवाल मन में ये आता है कि जब प्लांट जो है सभी प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन करने की इतनी बड़ी मैकेनिज्म पाई जाती है, मतलब उन्होंने एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है कि ट्रांसपायरेशन किया जाए और इसके द्वारा इतना वाटर जो है वेस्ट भी किया जा रहा है, तो क्योंकि प्लांट ने इसे अडॉप्ट किया है, इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म पाई जाती है कि ट्रांसपायरेशन हो। तो क्या इसके पीछे कोई फायदा भी है प्लांट को, ये इतनी बड़ी मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं? तो जब वैज्ञानिकों का ध्यान इन 2 प्रश्नों पर गया तब वैज्ञानिकों को ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया के दौरान कुछ लाभ भी देखने को मिले, वैज्ञानिकों को कुछ बेनिफिट भी देखने को मिले। कुछ बेनिफिट भी है जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन प्लांट में हो रहा है। अब वैज्ञानिकों ने इन सभी को देखने के उपरांत कहा कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया के हमें डायरेक्टली तो हमें इससे नुकसान ही नुकसान दिख रहे हैं, डायरेक्ट वे में तो हमें सारे के सारी हानि दिखाई दे रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इससे कई फायदे भी हैं। उन फायदों की हम अभी चर्चा करेंगे।
तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के नुकसान भी हैं और ट्रांसपेरेंसी के फायदे भी हैं, लेकिन ये फायदे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन फायदों की वजह से हमें इस नुकसान को भी प्लांट झेलने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ये फायदे जो है, जो इनडायरेक्ट जो एडवांटेज हो रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी से होने वाले इस नुकसान जो है, इस नुकसान को भी नजरअंदाज किया जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ट्रांसपायरेशन इज एन एसेंशियल एवेंट। ट्रांसपायरेशन जो है, वाष्पोत्सर्जन जो है, एक आवश्यक बुराई है। पादपों के लिए बुराई है क्योंकि पादपों से जाने की हानि हो रही है, लेकिन ये आवश्यक भी है। तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही फनी स्टेटमेंट दिया है कि ट्रांसपेरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है एक आवश्यक बुराई है। यह होना भी आवश्यक है क्योंकि बुराई है, लेकिन फिर भी होना भी आवश्यक है। अब क्या इसके बेनिफिट है, इनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेशन इन एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा था कि जल का रसारोहण किस प्रकार से किया जाता है, और इस रसारोहण के दौरान पढ़ते लिए हमने जो रसारोहण की सर्वमान्य थ्योरी दी थी। रसारोहण का मतलब कि जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को पादप के समस्त भागों तक वितरित करने की प्रक्रिया, इसे हम रसारोहण कहते हैं। तो इसकी जो सर्वमान्य थ्योरी पढ़ी थी, वहां पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक ट्रांसपायरेशन पुल पाया जाता है। ट्रांसपायरेशन पुल का तात्पर्य कि पादपों से जब, वापिस हम एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर, पादपों से जब ट्रांसपायरेशन होता है उस समय क्या होता है कि पत्तियां जो है, पत्तियों में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनमें जल की कमी हो जाती है। पत्तियों से जब जल की कमी हो गई, क्योंकि पानी जो है वाष्प के रूप में उड़ गया, अब पत्तियों के जो है इसके अंदर पानी की कमी हो गई और पत्तियों के प्रोटोप्लाज्म से पानी कम हो जाता है। पत्तियों का प्रोटोप्लाज्म जो है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और सांद्रता बढ़ने से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका पराशर दाब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है और इसी वजह से, इस ट्रांसपायरेशन की वजह से एक खिंचाव उत्पन्न होता है, पानी के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और ये खिंचाव जो है पादपों की जो जाइलम है इसके ऊपर पड़ता है। जाइलम में उपस्थित जो तरल पदार्थ जिसके अंदर पानी मौजूद होता है, इसके ऊपर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से पत्तियों की मेसोफिल सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और जिसकी वजह से तने और पादप के अन्य भागों में जो जाइलम है इसके ऊपर खिंचाव बनता है, पानी को खींचा जाता है, इसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और यह ट्रांसपायरेशन पुल जो है, ये वायवीय भागों से पादप की जड़ों तक चलता है और इसीलिए जड़ों से पानी जो है अब्जॉर्ब भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो रसारोहण की प्रक्रिया है, यानी पादप हमने देखा कि 100 मीटर के पादप है, 80 मीटर से लेकर 100 मीटर तक पादप की जो लेंथ है, इतनी अधिक ऊंचाई तक पानी पहुंचाने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर ट्रांसपायरेशन पुल जो है, इससे एनर्जी जनरेट होती है और इससे पादप जो है इसके वायवीय भागों तक पानी पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया के लिए रसारोहण जो है, इस रसारोहण की प्रक्रिया के लिए ट्रांसपायरेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी की वजह से पादप के वायवीय भागों तक पानी पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी वजह से ट्रांसपायरेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। हमने देखा एसेंट ऑफ सेप और इसके अलावा जड़ों से पानी का अवशोषण, पादपों के द्वारा जब जड़ों से पानी का अवशोषण होता है, इसके लिए भी ट्रांसपायरेशन पुल काम करता है। इसी ट्रांसपायरेशन पुल के कारण ही पादपों की जड़ें जो है, जड़ों के अंदर जो है एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी वजह से जड़ों से पानी जो है यह पहुंच जाता है पादप की वायवीय भागों तक। और अब पादपों की जो जड़ें हैं, इन जड़ों का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में जो ऊपर से जो खिंचाव है पत्तियों से ट्रांसपायरेशन होने से, जो ट्रांसपायरेशन पुल है, इसकी वजह से जड़ों की कोशिकाओं पर एक दबाव पड़ता है, जिससे पानी जो है ये जड़ों के द्वारा बाह्य वातावरण से अवशोषित हो जाता है। तो जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण है, इसमें ट्रांसपायरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस अवशोषित जल के साथ विभिन्न प्रकार के मिनरल्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। पादपों के अंदर जो मिनरल अब्जॉर्ब होते हैं, जो सोइल के अंदर जो मिनरल प्रेजेंट है, इन मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया जाता है, ये सोइल वाटर के साथ अब्जॉर्ब किया जाता है तथा एसेंट ऑफ सेप के साथ इनके ट्रांसलोकेशन भी किया जाता है। तो जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, उसके साथ साथ मिनरल का अवशोषण भी होता है तथा एसेंट ऑफ सेप के दौरान पानी का जो रसारोहण होता है उसके साथ साथ
मिनरल का भी रसारोहण होता है। मिनरल जो है इसका पादप के वायवीय भागों तक वितरण होता है। इन सभी के अंदर इस ट्रांसपायरेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ट्रांसपायरेशन रिड्यूसेस लीफ टेम्परेचर। ये समस्या आती है तो गर्म क्षेत्र के जो पादप होते हैं वहां पर यह समस्या आती है। दिन के समय यह समस्या आती है जब सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, लाइट इंटेंसिटी तेज होती है, या जहां पर गर्मी अधिक होती है, उस स्थान पर पत्ती के टेम्परेचर को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के द्वारा पत्ती से सतह से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और पत्ती के चारों ओर जल वाष्प की परत निर्माण करता है। तो पत्ती के चारों ओर जल वाष्प की परत बनती है। इसकी वजह से पत्ती जो है ये अपेक्षाकृत रूप से ठंडी रहती है। इसीलिए हमने कई बार महसूस भी किया होगा कि पेड़ जो है, पेड़ के आसपास का जो वातावरण है वो अपेक्षाकृत रूप से ठंडा होता है, बजाय ऐसी जगह के जहां पर पेड़ पौधे मौजूद नहीं होते। और इसीलिए हम, आप अगर गर्मियों में पार्क के अंदर जा रहे हो, आपको एक हल्की सी ठंडक सी महसूस होती है। ये क्यों महसूस होती है? कि ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाष्प बनती है, इस वाष्प की वजह से पत्ती के आसपास का पर्यावरण और पेड़ के आसपास का जो वातावरण है ये अपेक्षाकृत रूप से ठंडा हो जाता है, जिससे पेड़ पौधे जो है ये सामान्य रूप से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रांसपायरेशन है कितना महत्वपूर्ण है कि जड़ों से जल का अवशोषण और उसका पूरे पादप में वितरण, ये पूरा का पूरा जो है प्रक्रिया है, ये ट्रांसपायरेशन पर डिपेंडेंट करती है। ट्रांसपायरेशन की वजह से ही संभव होती है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से जल की हानि भी होती है, लेकिन जो जल का अवशोषण और जल का जो वितरण हो रहा है वह भी ट्रांसपायरेशन की वजह से ही होता है। तो ट्रांसपायरेशन जो है इसी की वजह से जल का अवशोषण, ये वितरण की प्रक्रिया होती है, तथा इसके साथ साथ पत्तियों और पेड़ को ठंडा रखने में भी यह हेल्पफुल होता है, ताकि ताकि पेड़ पौधे जो है ये सामान्य रूप से अपना कार्य करने में सक्षम है। इस प्रकार हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि पादपों में संपन्न होती है। और इसीलिए हमने यह सेंटेंस कहा है कि ट्रांसपायरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। ट्रांसपायरेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने इसे कहा है ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई है। ट्रांसपायरेशन के महत्व के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, गटेशन या बिंदु स्राव। ट्रांसपायरेशन के समान ही एक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में ट्रांसपायरेशन से काफी अलग भी है। यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि पत्ती के जो किनारे हैं, इन पत्ती के किनारों पर पानी की बूंदे उपस्थित है। तो पत्ती के किनारों पर ये जो पानी की बूंदे उपस्थित है, ये बारिश का परिणाम नहीं है। ये वास्तव में क्या है, ये जो बूंदे हैं ये पत्तियों से स्रावित हुई हैं। पत्तियों के जो किनारे हैं, पत्तियों के किनारे से जल जो है ये बूंदों के रूप में बाहर निकला है। और ये जो बूंदों के रूप में जो जल बाहर निकला है, तो इस प्रकार जो पानी का जो श्रावण किया जाता है, इस प्रक्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं। यानी पत्तियों के जो अंतिम सिरे या किनारे हैं, यहाँ से पानी का जो श्रावण बूंदों के रूप में होता है, इस प्रक्रिया को बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं। सामान्यतया ये आप पत्ती देख रहे हो, पत्ती जो है इसके अंदर ये संवहन उत्तक है। तो ये शिराएं देख रहे हैं, ये शिराएं जो है इसके संवहन उत्तक है। तो ये शिराओं के जो अंतिम सिरे हैं, इन अंतिम सिरों से जाइलम में उपस्थित तरल पदार्थ, जिसे हम जाइलम सेप कहते हैं, यह बाहर निकलता है। तो यह प्रक्रिया जो है बिंदु स्राव कहते हैं, क्योंकि मूल के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है, वह अवशोषित जल जो है ये धीरे धीरे पत्तियों तक पहुंचता है। और पत्तियों के जो अंतिम किनारे हैं, यहाँ पर आकर जाइलम जो है, ये जाइलम के सिरे यहाँ पर मौजूद होते हैं। जाइलम के अंतिम सिरे यहाँ पर मौजूद है। जाइलम के जो अंतिम सिरे हैं, इससे जाइलम सेप जो है कई बार बिंदुओं के रूप में, वाटर ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलता है, और यह प्रक्रिया गटेशन कहलाती है। तो कई घास जो है, ग्रासेस जो है, इसके अंदर यह प्रक्रिया सामान्य रूप से देखने को मिलती है। सामान्यतया सुबह के समय हम देखेंगे तो पत्तियों के अंतिम किनारों पर बहुत से पादपों में इस प्रकार जल की बूंदें दिखाई देती है, जब गटेशन। यह गटेशन की प्रक्रिया जो है, यह एक विशेष प्रकार के रंध्रों से संपन्न होती है, जिसे जल रंध्र या हाइडेथोड कहते हैं। हाइडेथोड जो है, इसे जल रंध्र कहते हैं। ये पत्तियों के अंतिम सिरों पर पाए जाने वाले रंध्र हैं, जिनसे गटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि जल की बूंदें स्रावित होती हैं, इसलिए इन संरचनाओं को हम हाइडेथोड या जल रंध्र कहते हैं। ये जो
जल रंध्र है ये सामान्यतया पत्ती की सतह के जो अंतिम सिरे होते हैं, उपांग होते हैं, जहां पर शिराएं समाप्त होती है वहां पर पाए जाते हैं। ये रंध्र, ये पत्ती की एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के अंतिम सिरे पर ये गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। गार्ड सेल बहुत ही पतली दीप्ति वाली कोशिका होती है, जिससे पानी का आदान प्रदान जो है एक्सचेंज सामान्य रूप से संभव होता है। अतः एक तरीके से देखा जाए तो गार्ड सेल हालांकि मौजूद है, लेकिन इससे पानी का एक्सचेंज जो है ये सामान्य रूप से संभव है। इसलिए यहाँ पर रंध्र के खुलने या बंद होने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। या दूसरे शब्दों में हम कहा जाए तो रंध्र जो है यह पानी के लिए एक्सचेंज जो है यह हमेशा जो है होता रहता है। अतः ये रंध्र हमेशा खुले ही रहते हैं। तो गार्ड सेल के द्वारा रंध्र, इस रंध्र से पानी का आवागमन जो है हर समय संभव होता है। इस गार्ड सेल के नीचे का कुछ स्थान जो है यह रंध्र के नीचे, जल रंध्र के नीचे का स्थान जो है यहाँ पर कोशिकाएं उपस्थित नहीं पाई जाती। इस सब स्टोमेटल कैविटी से के समान यह कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं जो पाई जाती है, ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत रूप से सघन रूप से अपेक्षाकृत रूप से विरल रूप से उपस्थित होती है। इनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोशी के अवकाश पाए जाते हैं। तो ये विरल रूप से व्यवस्थित जो लूजली अरेंज्ड जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम एपिथेम कहते हैं। और यहाँ ये कोशिकाएं जल से संतृप्त कोशिकाएं होती है। पानी इसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो एपिथेम की कोशिकाएं होती है ये जुड़ी होती है ट्रेचीड्स से। ट्रेचीड्स एक्चुअल में जाइलम का भाग होता है। जाइलम के 4 प्रकार के कंपोनेंट है ट्रेचीड्स, यानी वाहिनिकाएं, वेसल्स या वाहिकाएं, जाइलम, पेरेन्काइम और फाइबर। तो जाइलम की जो वाहिनिकाएं या ट्रेचीड्स होती हैं वह उसके अंतिम सिरे यहाँ पर स्थित होते हैं, जो कि एपिथेम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जल रंध्र की संरचना होती है। अब इस जल रंध्र से जल जो है ये बिंदु के रूप में किस प्रकार से निकलता है, इसकी अगर बात करें तो यह इसलिए होता है कि पादपों के द्वारा जब जल अवशोषण की प्रक्रिया तेजी से होती है, जल अवशोषण का मतलब होता है पादप की जो जड़ें होती है, इन जड़ों के द्वारा जल अवशोषण जब तेजी से होता है और पादपों की जो वायवीय सतह है इससे ट्रांसपेरेशन की प्रक्रिया जो है अपेक्षाकृत रूप से कम होती है। कहने का तात्पर्य जल का अवशोषण तो अधिक हो रहा है और ट्रांसपायरेशन के द्वारा जल की हानि कम हो रही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पादपों की जो वेसल्स होती है, ट्रेचीड्स होती है, जो जाइलम होती है, इसमें जल अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल होता है। और जो रूट जो होती है उस रूट से एक मूल्य दाब उत्पन्न होता है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है। इस रूट प्रेशर की वजह से इन ट्रेचीड्स के अंतिम सिरों से जल जो है बाहर निकलता है, जो कि इन एपिथेम सेल्स में आ जाता है। और जब ये एपिथेम सेल्स जो है वाटर से सैचुरेटेड हो जाती है, जब पर्याप्त मात्रा में पानी यहाँ पर उपस्थित होता है, संतृप्त होता है, तो धीरे धीरे जल जो है बूंदों के रूप में इस गार्ड सेल से बाहर निकलता है और इसी प्रक्रिया को हम गटेशन कहते हैं। तो अवशोषित जल की मात्रा जब अधिक होती है, ट्रांसपायरेशन की दर अपेक्षाकृत रूप से कम होती है, उस कंडीशन में ट्रेचीड से जल जो बाहर निकलता है एपिथेम सेल्स में आता है और ये जल जो है बूंदों के रूप में पत्तियों की सतह से बाहर स्रावित होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम बिंदु श्रावण या गटेशन कहते हैं, जो कि इन जल रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। सामान्यतया यह पादपों में सुबह के समय अधिक देखा जा सकता है। तो हालांकि गटेशन की प्रक्रिया के द्वारा जल की हानि ट्रांसपायरेशन की तुलना में बहुत ही कम होती है। फिर भी ट्रांसपायरेशन के साथ हम इसे कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या अंतर यहाँ पर होते हैं। ट्रांसपायरेशन जैसा कि हमने देखा, यह अधिचरण, वातरंध्र या लेंटिसेल और रंध्रों के द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि गटेशन की प्रक्रिया जल रंध्र या हाइडेथोन के द्वारा संपन्न होती है। ट्रांसपायरेशन दिन के समय होने वाली प्रक्रिया है, अधिकांश पादपों में यह दिन के समय होता है, जबकि गटेशन जो है यह रात्रि के समय संपन्न होने वाली प्रक्रिया है और सामान्यतः सुबह के समय इसे हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें पानी जो है इसका लॉस वाटर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में होता है। पानी जो है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जबकि गटेशन की प्रक्रिया में पानी का श्रावण जल की बूंदों के रूप में होता है, वाष्प नहीं बनकर यहाँ पर जल की बूंदे बनती है। और यहाँ पर ट्रांसपायरेशन के दौरान जो पानी की वाष्प बनती है वो 100% प्योर होती है, 100% प्योर होती है। शुद्ध जल जो है ये वाष्प के रूप में निकलता है। लेकिन गटेशन की प्रक्रिया के दौरान जो पानी बाहर निकलता है बिंदु के रूप में, उस पानी के अंदर
घुलित अवस्था में कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी इसके साथ मौजूद होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर जो है कंप्लीटली प्योर होता है। गटेशन के दौरान जो पानी निकलता है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ट्रांसपायरेशन के दौरान पत्तियां जो है इसके चारों तरफ एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनता है और पत्तियां जो है ठंडी हो जाती हैं, लेकिन गटेशन का पत्तियों के टेम्परेचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ट्रांसपायरेशन बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा एसेंट ऑफ सेप भी होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन गटेशन जो है ये लेस सिग्निफिकेंट होता है, इससे पादपों को डायरेक्ट कोई जो है बेनिफिट नहीं होता। लेकिन कई बार प्लांट्स को जब इंजरी होती है उस समय जो है ये इनसे गटेशन के दौरान जो कुछ साल्ट निकलते हैं वो लीफ की टिप पर होते हैं और ये इसके बाउंड हीलिंग में ये हेल्प करने का काम करते हैं। ट्रांसपायरेशन दिन के समय होता है और जब सूखे दिन होते हैं, ड्राई डे होते हैं, वायु शुष्क होती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, उस समय अधिक होते हैं। जबकि गटेशन की प्रक्रिया सामान्य रहता है जब वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है, मॉइस्चर जब अधिक होती है उस समय होता है। मॉइस्चर जब अधिक होगी, ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, उस समय ट्रांसपायरेशन कम होता है। इसलिए जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल जो है गटेशन के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये अलग अलग मौसम में ये संपन्न होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसपायरेशन गटेशन जो है इन प्रक्रियाओं में, दोनों प्रक्रिया में बहुत अधिक अंतर है। एक दिन के समय होती है, एक रात्रि के समय होती है, एक शुष्क मौसम में होती है और दूसरी जो है नम मौसम के अंदर संपन्न होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यहाँ पर ट्रांसपायरेशन का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। 4 चरणों में, 4 पार्ट में हमने इसे पढ़ा है। यहाँ पर 4th पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।